पेशावर हैदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी आग 21 घंटे बाद भी बुझाई नहीं जा सकी। 100 फायर फाइटर्स और रेस्क्यू 1122 की 25 गाड़ियां शोले बुझाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू हुकाम का दावा है कि आग पर 80% काबू पा लिया गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं मौके पर मौजूद अपने नुमाइंदे अदनान तारिक से। बताइए अदनान। हैदराबाद इंडस्ट्री एस्टेट के उस कारखाने के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ लगने वाली आग ने रात गए तक सारी इमारत को, सारी फैक्ट्री को जो अपनी लपेट में ले लिया। ये इमारत का फ्रंट हिस्सा है मुनद्दम हो गया था, अभी भी जो है आग जो है वो भड़क रही है। प्लास्टिक, उसके साथ साथ फोम और टिश्यू पेपर मुलाजमीन जो है वो भी यहाँ पर खड़े हैं। डायपर, पेपर, टिश्यू, लेजर हॉल, डिस्पोजेबल, ये सारे यूनिट इधर काम कर रहे थे। 1800 से 2000 तक मुलाजिमीन थे। कल 1:30 1:35 पे ये आग लग गई। 22 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है गुज़श्ता रोज लगने वाली आग के। रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, मर्दान, सवाबी, कोहाट और नौशहरा की टीमें जो है वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले ली है। रात गए तक एक हिस्से पर आग पर काबू पाया। बैक साइड इस कारखाने की, वहाँ पर आग पर काबू पाने के लिए कूलिंग का अमल भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज शाम या कल सुबह तक जो है वो आग मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा। पीसीबी ने कौमी टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। शाहीन आफरीदी की एक दर्जा तनज़ली बी कैटेगरी में चले गए। सरफराज अहमद और फखर जमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। 25 खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल। पीसीबी की पहली बार 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश। साजिद खान और नुमान अली का नाम भी मौजूद। पाकिस्तान का दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे से सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान भी आज होगा। और मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत को 77 साल हो गए। कश्मीरियों से यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। शहरियों ने इस बात के अज़्म का इयादा किया है कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत के शाना बशाना खड़ी है। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम सियाम मना रहे हैं। एहतजाजी मुजाहरों, रैलियों और तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। कश्मीरी अवाम ने भारतीय तसल्लुत के खात्मे के लिए जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि 77 साल कबल आज के दिन भारत ने श्रीनगर पर बज़ोर ताकत कब्जा किया। भारत को ये जान लेना चाहिए कि वो अपने जाबिराना हथकंडों से कश्मीरी अवाम की हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकता। कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल सिर्फ सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद से मुमकिन है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हल तक उनकी मुकम्मल इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि निहत्ते कश्मीरी कई दहाइयों से भारतीय अफवाज के वहशियाना जबर को बर्दाश्त कर रहे हैं। जुल्म और जबर से भारत कश्मीरियों के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकता। आलमी बरादरी भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोके। कश्मीर में भारतीय कब्जे के 77 बरस मुकम्मल होने पर दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सियाम मना रहे हैं। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप अली रजा सैयद ने यूरोपीय दारुल हुकूमत ब्रसल्स में एहतजाज की कॉल दे दी। अपने वीडियो पैगाम में कहा कि आज ब्रसल्स में भारतीय सफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, जिसके जरिए दुनिया के सामने भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब करेंगे। अली रजा सैयद का मजीद कहना था कि कश्मीरियों की मंशा के बगैर 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने कब्जा किया, मगर आज तक जुल्म और सितम के जरिए भारत कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सका। जब तक उनको उनके बुनियादी हकूक नहीं मिलते, जब तक उनसे किया गया वादा पूरा नहीं किया जाता, जब तक उनके साथ उनको अपनी किस्मत का फैसला करने का मौका नहीं दिया जाता, तब तक कश्मीरी इस जदोजहद को जारी रखेंगे। आज ब्रसल्स में कश्मीर काउंसिल EU के ज़ेर एहतमाम इंडियन एम्बेसी के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। कश्मीरियों का साथ देते हुए वहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाए। 2 बजे इंडियन एम्बेसी के सामने कश्मीरी मुजाहरा करने जा रहे हैं। कश्मीर में भारतीय कब्जे के 77 बरस मुकम्मल होने पर दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सियाम मना रहे हैं। वाशिंगटन में मौजूद सदर आज़ाद कश्मीर के मुशीर सरदार ज़रीफ खान कहते हैं कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। डैलस से वीडियो पैगाम में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल की चेयरपर्सन गज़ाला हबीब ने कहा कि कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ादी हासिल करके रहेंगे। मज़ालिम एक तरफ, लेकिन जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का जो जज्बा है हमारा, वो एक तरफ है। और इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीरी तब तक कश्मीर के लिए आवाज को बुलंद करते रहेंगे जब तक हमारी कश्मीर की जो आजादी का सूरज तुलू नहीं होता। आज हम 27 अक्टूबर को यौम सियाम मनाते हुए इस अज़्म की तजदीद कर रहे हैं कि हम अपनी आज़ादी अक़वाम मुत्तहिदा शुदा करारदादों के मुताबिक लेके रहेंगे।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ तामीरी बातचीत हुई है। पाकिस्तान में महंगाई और बुनियादी शरह सूद में कमी को सराहा गया। कोशिश होगी ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। टैक्स फाइल ना करने वाले को ना कोई रियायत मिलेगी, ना ही वो बैंक अकाउंट खोल सकेंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाशिंगटन में चीन के नायब वजीर खजाना समेत मुख्तलिफ बैंकों के सरबराहान और गूगल के नायब सदर से मुलाकातें की हैं। मोहम्मद औरंगजेब ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात में फाइनेंसिंग बेस्ड मतनू बनाने से मुतालिक हुकूमत की ख्वाहिश का इजहार किया। AIIB की जुज़वी क्रेडिट गारंटी से पांडा बॉन्ड के इजरा के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। वजीर खजाना ने GT रोड की तामीर नौ में AIIB को सरमाकारी की दावत दी है। वजीर खजाना ने जिन लेकोन को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वजीर खजाना ने चीन के नायब वजीर खजाना से भी मुलाकात की। चीन से करेंसी स्वैप मुआहदे की हद 40 अरब यौन करने की दरखास्त की। कहा चीन की मुआशी इस्लाहात से सीखने के लिए पुरअज़्म है। चीनी कारकुनों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के अज़्म का इरादा भी किया। वजीर खजाना से गूगल के नायब सदर करण भाटिया ने मुलाकात की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजों का फुल कोर्ट इजलास कल तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास भी तलब किया। इससे पहले चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस 3 रुकनी कमेटी में शामिल किया था। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया था। सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत मुकदमात की लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला भी किया गया है। कराची बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में है। शहर में समंदरी हवाएं मुअत्तल होने से हब्स बरकरार है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमात के मुताबिक आज दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हैदराबाद, सज्जावल, ठट्ठा, उमरकोट और थरपारकर समेत सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। लाहौर में फिजाई आलूदगी के बायस स्मोक का राज है। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं। अब तक आलूदगी का बायस बनने वाले 500 भट्टे मस्मार और 140 इंडस्ट्रियल यूनिट को सील किया जा चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं अलमास अहमद खान से। जी अलमास। जी हाँ, आज लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो ख़तरनाक तरीन हद अबूर कर गया। आज सुबह के औकात में 700 जो ख़तरनाक तरीन हद है उसको भी अबूर कर गया। जहाँ पे हम गुलबर्ग के इलाके में खड़े हैं वहाँ पे भी 750 से ज़ायद एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की मुख्तलिफ 7 वजारतें स्मोक के तदारुक के लिए इस वक्त भी काम कर रही हैं। 500 से ज़ायद भट्टे मिसमार किए गए हैं। 140 से ज़ायद जो इंडस्ट्रियल यूनिट हैं उनकी चिमनियों से भी काला धुआं निकल रहा था, उनको सील किया गया है। 150 के करीब गाड़ियां जो रवां माह में बंद की गई हैं और 6000 से ज़ायद धुएं के बायस बनने वाली जो गाड़ियां हैं उन्हें चालान किया गया है। और हुकूमत का जो स्मोक के तदारुक के लिए जो एक्शन है वो इस वक्त भी जारी है। जी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम अवाम की जिंदगी को माली तहफ़्फ़ुज़ देने की तैयारियां जारी हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बाद अवाम को लाइफ इंश्योरेंस फराहम करने का मंसूबा मंजूर किया गया। फलाही स्कीम का मकसद गरीब और कमजोर तबके को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। सूबे की 49% आबादी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। एक फर्द की मौत पूरे खानदान को माली बहरान में मुब्तला कर देती है। जानी नुकसान की तलाफी नामुमकिन, मगर मुतासिरा खानदानों की माली मुआवनत का ये बड़ा इक़दाम है। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की फौतगी पर खानदान को 5 लाख की माली इमदाद दी जाएगी। 60 साल से कम उम्र के अफराद की मौत पर वरसा की 10 लाख तक माली मुआवनत की जाएगी। सादिकाबाद के जमालुद्दीन कच्चे में पुलिस के ऑपरेशन के दौरान 2 डाकू मारे गए। तर्जुमान पुलिस ने बताया आम के बागात में डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई हुई। इसी पर मजीद जानेंगे। जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा जाहिद। सादिकाबाद के जमालुद्दीन वाली के इलाके में कच्चे में डाकुओं के इत्तला पर पुलिस ने रेड की है। वहां पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ है। 2 डाकू हलाक हो गए हैं और बड़ी मकदार में जो असला है वो भी बरामद हुआ है। और इलाके का मजीद अभी सर्च ऑपरेशन जारी है और डाकुओं का पुलिस ताक़ब कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सक्खर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करके घोटकी के करीब से अगवा किए गए 3 अफराद को बाजियाब करवा लिया है। पुलिस ने बताया तीनों अफराद को डाकुओं ने 8 अक्टूबर को
قومی شاہراہ سے اغوا کیا تھا۔ وزیر داخلہ سندھ نے کامیاب کارروائی پر SSP سکھر اور ٹیم کو سراہا۔ صہیونی فوج نے شمالی غزہ کو چھاؤنی بنا دیا۔ 24 گھنٹے میں بمباری میں 45 افراد شہید کر دے۔ بیت اللحیہ میں بمباری میں متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں، 10 فلسطینی شہید ہوئے۔ جبالیہ میں بھی حملے جاری ہیں۔ غزہ کے وسطی علاقے میں اسکول پر بھی بمباری کی جس میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسکول میں بے گھر افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ صہیونی فوج کمال عدوان اسپتال میں گھس گئی اور اسپتال کو بند کرا دیا۔ عملے اور ڈاکٹرز کو حراست میں لے لیا۔ جنگ بندی کے لیے قطر میں مذاکرات پھر شروع ہونے کا امکان ہے۔ آج اسرائیل کا وفد دوحہ جائے گا۔ غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ادارے کے سربراہ وولکر ترک کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ میں صورتحال بدتر ہو چکی ہے۔ مسلسل محاصرے سے انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔ وولکر ترک نے خدشہ ظاہر کیا کہ اسرائیلی جنگی پالیسی کے نتیجے میں غزہ میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ اسرائیلی حملے روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ اسرائیلی حملے میں جاں بحق ایرانی فوجیوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی طیاروں نے ایران میں فوجی مراکز کو نشانہ بنایا تھا۔ ایران کے چیف آف سٹاف میجر جنرل عبدالرحیم موسوی کا کہنا ہے اسرائیلی طیاروں نے عراق میں امریکی اڈوں سے اڑان بھری۔ اسرائیلی فضائیہ نے عراقی فضائی حدود سے 100 کلومیٹر کے فاصلے سے ایران کی سرحدوں کے قریب میزائل داغے۔ ان میزائلوں میں ہلکے وار ہیڈز تھے۔ ایرانی دفاعی نظام کی وجہ سے نقصان محدود رہا۔ اسرائیل کی جارحیت کا جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کر دیا، کہا اسرائیل کو مناسب وقت اور حالات میں جواب دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیلی حملے کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے انتونیو گوتریس کے نام خط میں لکھا، اسرائیل کے مجرمانہ اقدام کا جواب ایران کا قانونی حق ہے۔ اس سے پہلے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے تہران کو خبردار کیا کہ وہ اسرائیل کے ایران میں فوجی تنصیبات پر حملوں کا جواب نہ دے۔ رائٹرز کے مطابق اسرائیلی ہم منصب سے گفتگو میں لائیڈ آسٹن نے خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ ایک بیان میں لائیڈ آسٹن نے کہا کہ ایران کو اسرائیل کے حملوں کا جواب دینے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے اور حملوں کے اس تبادلے کا اختتام ہونا چاہیے۔ لبنان میں اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ جنوبی بیروت اسرائیلی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی طیاروں نے بیروت میں 8 مقامات پر بمباری کی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد شہید ہوئے۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں میں 19 افراد شہید ہوئے۔ سرحد پر زمینی لڑائی کے دوران مزید 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر میزائل حملے سے 25 گاؤں کو خالی کرنے کی وارننگ دے دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔